धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आदरणीय भूपेंद्र जी यादव द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसमें हम नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं कि 62 साल बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर किसी को मिला तो पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी को मिला। इसलिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो ये प्रदेश कार्य समिति, विस्तृत कार्य समिति हो रही है, इस प्रस्ताव के माध्यम से मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, और हमारे जो इसमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता आए हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का मैं जोरदार स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और जैसे भूपेंद्र जी यादव साहब ने कहा, बाकी मैं सभी साथियों से माफी मांगता हुआ मैं सीधा प्रस्ताव के समर्थन के लिए आता हूं। देखिए, हम क्यों नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। ये कालखंड है जिसमें 1 जुलाई से हमने 3 क्रिमिनल लॉ, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कानूनों में जो बदलाव किया है और विकसित भारत बनाने के लिए किया है, नागरिकों की सुविधाओं के लिए किया है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। वो क्या कानून है? आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अंग्रेजों को भारत के नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर के आए। नरेंद्र मोदी जी को भारत के नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए। इसलिए हम अभिनंदन कर रहे हैं, इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे कुछ कांग्रेस के साथी, कुछ अपोजिशन के साथी कहते हैं कि इसके कंसल्टेशन नहीं हुआ। इसका कंसल्टेशन 40-50 सालों से हो रहा है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्टें आई हुई पड़ी है, लेकिन 2019 से तो बहुत शानदार कंसल्टेशन हुआ। हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेटर लिखा, सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज को पत्र लिखा, सारे न्यायाधीशों को पत्र लिखा, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सारे राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा, लॉ अकेडमी को पत्र लिखे, सारा कंसल्टेशन हुआ और 50 से ज्यादा गृह मंत्री जी ने बैठकें की फॉर्मल, 100 से ज्यादा इनफॉर्मल की। और उसके बाद जब बिल लेकर के लोकसभा में आए तो अपोजिशन की तरफ से एक ही डिमांड थी कि इस बिल को कमेटी के यहां ले जाओ। तो हमने होम डिपार्टमेंट की जो हमारी कमेटी होती है उसमें इस बिल को भेजा, और जब कमेटी ने सारे दलों से राय लेकर के और फिर ये कानून लेकर के आ गए और तिथि तय हो गई कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा, तब ये कहने लगे कंसल्टेशन नहीं हुआ, कंसल्टेशन नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इन तीनों कानूनों में हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत कंसल्टेशन किया, हम भी उससे जुड़े हुए थे, इसलिए गृह मंत्री जी अभी अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। फिर कहते हैं कि ये जल्दी क्यों कर रहे हो, वाई यू आर इन हरी। हम जल्दी में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये देश का अमृतकाल है, इसलिए कुछ नींव रखनी है मजबूत। अमृतकाल में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक, इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है ना? तो ताली बजाइए प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार। अब दूसरा एक बड़ा काम, क्योंकि मुझे संक्षिप्त में ही बात करने के लिए कहा है और कल ही हुआ वो काम, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को आगे से हम मनाएंगे।
1975 में इमरजेंसी लगी 25 जून को, संविधान की हत्या हुई। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें देखी होगी, और वो बाबा साहब का नाम लेकर के कांग्रेस बातें कर रही है। और यहां जब हमारे सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे, तब भी उन्होंने जिक्र किया कि बाबा साहब को लोकसभा में जाने से कांग्रेस ने रोका। तो एक तथ्य आपके सामने देना चाहता हूं कि 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। वो चुनाव करीब 6 महीने तक चला, अक्टूबर 51 से लेकर के, और 6 महीने तक ये चुनाव चलते रहे। बाबा साहब का ये जो चुनाव था ये 1952 में हुआ, और ये चुनाव था नॉर्थ बॉम्बे, अभी उस समय बॉम्बे था, नॉर्थ बॉम्बे लोकसभा क्षेत्र, जो सुरक्षित क्षेत्र था, वहां से बाबा साहब ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, और कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा। अब ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का उस समय भी सम्मान कर रहे थे, तो उनको निर्विरोध आने देते। ऐसे कई लोगों को आपने निर्विरोध आने भी दिया, या आपने कमजोर कैंडिडेट उतारा, फिर बाद में कहा विड्रॉ कर लो। 52 के चुनाव में ऐसी परिस्थितियां थी, तो बाबा साहब के खिलाफ ही इन्होंने चुनाव क्यों लड़ा? ये अपने को जो नैरेटिव अभी 2 दिन से ये संविधान हत्या दिवस को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के जो नैरेटिव कांग्रेस घट रही है, उसका खंडन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीजें। कैंडिडेट खड़ा किया, उसके बाद नेहरू जी प्रचार करने गए, और उसके बाद एक जो नैरेटिव उसी चुनाव में गलत ढंग से झूठ बोल करके गढ़ा गया, जो अभी भी इस चुनाव लोकसभा चुनाव में 18वीं लोकसभा के लिए भी गढ़ा गया। वामपंथियों ने, कांग्रेस ने मिलकर के नैरेटिव गढ़ा कि जब देखा कि बाबा साहब तो चुनाव जीत जाएंगे, यहां समाजवादियों का भी इनको समर्थन है। अशोक मेहता, एक ही सीट से, कुछ ऐसी सीटें थी जहां एक ही सीट से 2 आदमी खड़े होते थे, तो अशोक मेहता समाजवादियों की जनरल सीट पे खड़े, जनरल कैंडिडेट ग्रुप में खड़े थे, और बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के दल के रूप में अनुसूचित जाति वर्ग से खड़े थे। तो उन्होंने कहा 2 वोट देंगे तब बाबा साहब जीतेंगे। ये झूठ नैरेटिव गढ़ा, जबकि अशोक मेहता को अलग वोट देना था और बाबा साहब को अलग वोट देना था। लेकिन उन्होंने जैसे ही कहा, उस समय 52 में आप देखते हैं कि लिटरेसी की परसेंटेज भी कम थी, शायद 15% के आसपास लोग शिक्षित थे, लेकिन जो अनुसूचित जाति वर्ग के वहां लोग बॉम्बे में रह रहे थे, या जनजाति से संबंधित लोग बॉम्बे में रह रहे थे, वो तो अधिकतर अनपढ़ ही थे। तो आए, उन्होंने पूछा चुनाव अधिकारियों को, वोट कहां डालना है? कि बाबा साहब को डालना है क्या? कहा कि 2 वोट देने पड़ेंगे, मतपत्र एक ही, और 2-2 वोट दिलवा दिए। तो बाबा साहब चुनाव हारे। 1952 में हरवाया गया ये चुनाव कांग्रेस और वामपंथियों के द्वारा 14,337 मतों से हारे। ये सोशल मीडिया में डालने लायक चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। बाबा साहब चुनाव 1952 में 14,374 वोटों से हारे, लेकिन जो मतपत्र निरस्त हुए डबल वोटिंग के कारण, दोहरे मतदान के कारण, 2-2 ठप्पे लगाने के कारण, उनकी संख्या कितनी थी? 74,333। और जयप्रकाश नारायण ने भी कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा, अशोक मेहता ने भी कहा, बाबा साहब आप उतने पॉपुलर थे, ये चुनाव आप कैसे हार गए? तो उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, चुनाव हरा करके। ये नैरेटिव फील्ड में जाना चाहिए, इस कार्य समिति के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगला एक बिंदु रख करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जब तीसरा कार्यकाल हाथ में लिया, तो पहली फाइल जिसमें उन्होंने दस्तखत किए, वो क्या फाइल थी? अभी एक किसान कल्याण की बात करते हैं, भी किसान कल्याण क्या किया, बहुत सी चीजें बताएंगे शिवराज सिंह जी। लेकिन पहली फाइल जो नरेंद्र मोदी जी ने साइन की, वो किसान सम्मान निधि की थी, और 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा 9.3 करोड़ किसानों को सीधा ट्रांसफर हुआ। तो किसान कल्याण उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है। ये भी हमारे को सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार प्रचार करने की जरूरत है। दूसरा जो उन्होंने निर्णय लिया वो था पीएम आवास का।
आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपके ध्यान में भी है कि करीब 4 करोड़ 21 लाख पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाए। लेकिन जो अब निर्णय किया है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, वो निर्णय पीएम आवास योजना में 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है, उसका हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। ये कुछ बातें मुझे कहनी थी और मुझे समय इतना ही दिया गया था, तो मैं समझता हूं कि मैंने टाइम के साथ भी न्याय किया और आपको भी आगे भोजन के लिए भी जाना है, लेकिन भोजन बाद में करना है। अब ये तय हुआ है कि जब समापन होगा, ये बहुत से लोग भोजन के लिए शायद उधर चले गए हैं, उनको यहीं रहना। एक बार शिवराज सिंह जी का जो संबोधन होगा बाद में, अभी तो ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव में और भी लोग बोलेंगे, तो मैं चाहता हूं कि सभा में जो हमारे कार्य समिति की सभा है उसमें अनुशासन भी बना रहे। क्यों, शिवराज सिंह जी भी आए हैं, हमारे दुष्यंत गौतम जी भी महामंत्री के नाते आए हैं, तो ये मैसेज भी जाना चाहिए कि हम अनुशासित हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बागडोर संभाली है, उसका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भूपेंद्र यादव जी ने जो प्रस्ताव रखा, उसका मैं समर्थन करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।